सर आज हम ट्रॉमा को डिस्कस करेंगे। तो अगर ट्रॉमा को हम बहुत सिंपल फॉर्म में समझें तो वो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स है किसी भी इवेंट को लेकर के जो हमें लगा कि वो डेंजरस था हमारे लिए या किसी तरीके से ओवरवेलमिंग था। उन रिस्पॉन्सेस को हम ट्रॉमा कहते हैं। APA जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, वो साइकोलॉजिकल टर्म्स में ट्रॉमा को इसी तरीके से डिफाइन करती है एज योर इमोशनल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एन इवेंट। अगर हम थोड़ा समझें ट्रॉमा को थोड़े एग्जाम्पल्स लेकर के, तो ट्रॉमा बड़ी बड़ी चीज़ों का भी हो सकता है, जैसे कि वॉर्स, रेप, एक्सीडेंट्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स, और छोटी छोटी चीज़ों को भी लेकर हो सकता है, जैसे कि बुलिंग, या फिर आपके साथ हरासमेंट हुई है किसी चीज़ की, वर्क प्लेस पर हरासमेंट हुई है, सेक्शुअल हरासमेंट है, या फिर किसी भी तरीके से आपको डिस्क्रिमिनेट किया गया हो, ऐसी चीज़ों का भी ट्रॉमा होता है। अगर हम कैटेगरी वाइज ट्रॉमा को डिफ़ाइन करें तो अक्यूट ट्रॉमा होता है जो कि एक चीज़, कोई छोटी सी चीज़ आपके साथ हुई है या कोई एक सिंगल इवेंट, जैसे कि आप नेचुरल डिज़ास्टर में फंस गए और उस चीज़ को लेकर के आपका इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रॉमेटिक था। या फिर क्रॉनिक ट्रॉमा जो कि आपके साथ होता चला आ रहा है, रेपिटेटिव है, प्रोलॉन्ग्ड है, लगातार, जैसे कि घर में लड़ाई झगड़े होते रहे ना, मे बी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज होना, हेल्थ से रिलेटेड, कुछ बिल्कुल प्रोलॉन्ग कोई या कोई क्रोनिक डिजीज होना, राइट? बिल्कुल, जिससे आपके बॉडी पे तो असर है ही, उससे कोप करने के लिए आपको मेंटली भी काफ़ी आप एग्जॉस्टेड रहते हैं। राइट। तीसरे तरीके का ट्रॉमा इज़ कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, जो कि इन सब का मिक्सचर हो सकता है। जैसे आपकी बाहर की ज़िंदगी में कुछ चल रहा है और घर पे भी कुछ चल रहा है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें होना। एक बच्चे का अगर हम एग्जांपल लें तो वो बुली हो रहा है स्कूल में या किसी तरीके से हरास हो रहा है और घर में उसके माँ बाप झगड़ा करते हैं, तो ये भी काफ़ी ओवरवेलमिंग है। ये उस बच्चे के लिए उसका इमोशनल रिस्पॉन्स काफ़ी नेगेटिव उसमें जा सकता है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है उसके लिए। ये दोनों ही उस चीज़ को हम कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा में डालेंगे। इसके अलावा एक और टाइप होता है जिसे कहते हैं सेकेंडरी ट्रॉमा या विकेरियस ट्रॉमा। ये यूजुअली तब होता है जब आप किसी इंसान के लिए बहुत केयर करते हैं और वो इंसान किसी ट्रॉमा से गुजर रहा हो या गुजरा हो, तो आप भी गुजर सकते हैं। यूजुअली ये थेरेपिस्ट में भी देखा जाता है या उन लोगों में जो बिल्कुल अपने लव्ड वंस के क्लोज है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में हो सकता है, पेरेंट्स को हो सकता है, अपने बच्चों को ऐसे देख करके। और इसकी एक खास बात ये है कि इसके सिम्टम्स बिल्कुल PTSD को मिरर करते हैं। मतलब आपको खुद ये ट्रॉमा आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आपकी जो सिम्टम्स होंगे वो बिल्कुल PTSD को मिरर करेंगे। PTSD की आप एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए। दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक, इट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वैसे तो एक रिस्पॉन्स होना बहुत नॉर्मल है, कोई भी ट्रॉमा से गुजरेगा। इनिशियली लोग शॉक या डिनाइल में होते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद अगर थोड़ा लंबा चल गया तो हो सकता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, या हो सकता है उन्हें काम करने में प्रॉब्लम आए, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आए, विड्रॉल हो, सब्सटेंस अब्यूज़ हो। ये भी एक हद तक नॉर्मल है, बट कुछ केसेस नहीं होते। जब बिल्कुल ही इंसान बेयर नहीं कर पाता, वो उस सिनेरियो में PTSD की तरफ जाता है। PTSD का बहुत सरल भाषा में समझें तो आप ये कह सकते हैं इसके सिम्टम्स होते हैं, आपको फ्लैशबैक्स आ सकते हैं, आपको नाइटमेयर्स आ सकते हैं, आप बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर सकते, इरिटेटेड रह सकते हैं, सोशल विड्रॉल हो सकता है। और थोड़ा समझने का तरीका ये भी है कि ऐसे लोग उन जगह को, उन लोगों के साथ जिनसे वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो अवॉइडेंस बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा कंसंट्रेट ना कर पाना, एंजाइटी होना, हाइपर विजिलेंट या हाइपर अराउजल में होना, यानी कि हमेशा एक सेंस ऑफ अलर्टनेस रहे कि कुछ हो सकता है, अब कुछ हो जाएगा, वो चीज़। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हो गया बेसिकली। बिल्कुल। ये तो हो गए जो आपने बताया कि किस किस तरह के ट्रॉमास होते हैं। तो इसका रूट कॉज क्या है, एंड इफ समबडी इज गोइंग थ्रू इट, तो वो किस तरीके से इससे बाहर आ सकता है, आ सकती है? सर ट्रॉमा किसी भी तरीके से आपके एनवायरनमेंट में ही होता है, बट इसका इफ़ेक्ट आप पे कैसा होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। आप कितने रेजिलेंट हैं, आपके पास कैसा सोशल सपोर्ट है या कैसा फैमिली सपोर्ट है कि आप डील कर सकें। वो जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कितना, मतलब किस लेवल पर है, क्या वो नेचुरल डिज़ास्टर के लेवल पर है या वॉर के लेवल पर है या उससे थोड़ा कम, कोई एक्सीडेंट है, कुछ ऐसी चीज़। वो भी डिपेंड करता है कि डैमेज उसमें कितना ज़्यादा हुआ है आपको।
और क्या वो सिर्फ आपके साथ हो रहा है या सबके साथ हो रहा है, वो भी बहुत फर्क पड़ता है हाँ, उस चीज़ क्या से आपके भी। पास सेंस ऑफ कम्युनिटी है फिर उस चीज़ के लिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों होता है कि दो लोग होते हैं जिनके साथ एक जैसा ट्रॉमा होता है, और एक है जो उससे बड़ी जल्दी बाहर आ जाता है, और दूसरा है जो बाहर नहीं आ पाता है, जिसको बहुत टाइम लग जाता है या पूरी ज़िंदगी लग जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है? ये आपकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले आप कितने रेजिलिएंट हैं, आप कितनी जल्दी बाउंस बैक कर सकते हैं, और आपका आउटलुक क्या है लाइफ की तरफ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नाउ व्हाट इज़ रेजिलियंस? अगर हम रेजिलियंस की बात करें तो ये पूरा एक टॉपिक है जो कि मैं चाहूँगी कवर अप करना। आज ही बट करते अगर हैं क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग इज कि ट्रॉमा से जो इंसान रेजिलिएंट होता है वो ज़्यादा अच्छे से डील कर पाता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट हियर एंड नाउ कि व्हाट एग्जैक्टली इज रेजिलियंस। रेजिलियंस बेसिकली आपका वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो आपको बाउंस बैक करने में हेल्प करता है। इसके लिए अगर हम छोटी सी चीज़ माने, फेलियर, कितने भी फेलियर्स हों आपकी लाइफ में, अगर आपका आउटलुक थोड़ा भी पॉजिटिव होपफुल है तो आप वापस कोशिश करोगे अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाने की, या जहां पहुंचना चाहते हो अब नहीं पहुंच पा रहे। अगर आपका आउटलुक नेगेटिव है लाइफ की तरफ तो आप कोशिश नहीं करेंगे, फिर आप एक के बाद छोड़ देंगे या दो कोशिश के बाद छोड़ देंगे। तो बेसिकली रेजिलियंस को जब डिफाइन किया जाता है तो उसे बाउंस बैक एबिलिटी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि दो तरह के ट्रॉमास हैं। एक वो हैं जो कि सिंपल है, दूसरे हैं जो कॉम्प्लेक्स है। सिंपल हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई इवेंट से रिलेटेड है और वो इवेंट सबके साथ में हुआ है, मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर है, तो एक इंसान फिर भी अपने आप को बोल सकता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, सबके साथ में हुआ। मानो अर्थक्वेक आया, बाढ़ आई, कुछ भी हुआ, तो वो कहेगा कि जो हुआ सबके साथ में हुआ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। बट जो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है वो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही हैं। एक तरफ से जो आपने एग्जांपल दिया कि स्कूल में या कॉलेज में बुलिंग चल रही है, एक तरफ से घर में भी एटमॉस्फेयर खराब है, तीसरी तरफ से मान ले तो उसकी हेल्थ भी खराब है। जो कि हो भी जाएगी ना। जैसा होता है, जो भी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स होंगी उसका असर हेल्थ पे आना ही है, आज नहीं तो कल। तो अब जब ये तीनों चीज़ें जुड़ गई है तो हम ये कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज फॉलिंग इन अ बॉटमलेस पिट। वो चाह करके भी वहाँ से बाउंस बैक कर ही नहीं सकता है। एक है हम बोल रहे हैं बाउंस बैक, क्योंकि बाउंस बैक कहाँ से कर सकते हैं? कोई मानो बिजनेस है, उसमें फेलियर हो गया है, कोई ब्रेकअप हो गया है, वहाँ से यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक। बट देयर आर सिचुएशंस वेयर यू कांट बाउंस बैक, जहाँ पे आप नीचे गिरते ही चले जा रहे हो। और उस सिचुएशन से भी कुछ लोग हैं जो बाहर आ जाते हैं, कुछ हैं जो नहीं आ पाते हैं। यही बात मैं बोलने वाली थी सर, कि कुछ लोग फिर भी बाहर आते हैं। आपका जो भी इन्वायरमेंट हो रहा है वो एक्सटर्नल फैक्टर है। बाउंस बैक का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी सारी चीज़ें ठीक कर ली। बाउंस बैक का मतलब है कि आपने यहाँ पे अपनी मानसिक जो शांति है उसको अपने रीगेन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे सब ठीक है तो फिर आसपास भी सब ठीक होता है। आप कितने भी प्रॉब्लम में हो, अगर आप शांत हैं तो किसी चीज़ का सोल्यूशन निकल जाता है, अगर आप शांत नहीं हैं तो नहीं निकलता। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और कोई एक्यूरेट इसमें चीज़ नहीं है, बिकॉज ये अपना तरीका है कोप करने का। बट लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक सेंस ऑफ सपोर्ट ढूंढें। अगर आपको फैमिली से नहीं मिल रहा तो आप फ्रेंड्स में ढूंढें, आप ऐसे फ्रेंड्स बनाएं। अगर आपको फ्रेंड्स में नहीं मिल रहा, आपको किसी और में लगता है, आप उसमें ढूंढें। आप एक सेंस ऑफ सपोर्ट, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी ढूंढें, बिकॉज एज अ सोशल बीइंग वो होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके लिए है तो अपने में फीलिंग काफ़ी है। दूसरी चीज़, बहुत लोग अपनी फीलिंग्स को फेस ही नहीं करना चाहते, वो घबराते हैं, वो अवॉइड करते हैं उस चीज़ को। बहुत लोग होता है कि इस जगह कोई चीज़ हुई थी, हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे, उसको फेस ही नहीं करना चाहते। सबसे पहले जब थोड़ा आप शांत हो जाएं, आप अपनी फीलिंग्स को एटलीस्ट फेस करना शुरू करें कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए था और मेरा क्या रिएक्शन था, क्या वो सही था या क्या मैं अपने लिए स्टैंड ले सकता हूँ। इस तरीके से भी अपने आप को एक बार देखना चाहिए। और उसके बाद सेल्फ केयर। अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अगर आप अपनी मेंटल, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे, तो आसपास की चीज़ों से डील करना और मुश्किल होता चला जाता है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो छोटी सी भी चीज़ होगी तो आपको रोना आ सकता है, आपको बुरा लग सकता है। बट वहीं अगर आप फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं तो इतनी जल्दी इंसान मायूस नहीं होता। वही चीज़ आपकी मेंटल उसके लिए भी है। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रेजिलियंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? कि रेजिलियंस को हम कैसे डिफाइन करें या रेजिलियंस को कैसे डेवलप करे कोई इंसान? क्योंकि रेजिलियंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रॉमाज हम चाहे चाहें या ना चाहें, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा इस दुनिया में जिसकी लाइफ में कभी कोई ट्रॉमा आया ही नहीं है या कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है।
बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम चारों तरफ से फंस जाते हैं बुरी तरीके से, वी फील ट्रैप्ड, वी फील एंटैंगल्ड, हमें नहीं पता होता कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। तो उस वक्त जो रेजिलियंट होता है वो बाहर निकल सकता है, और जो रेजिलियंट नहीं है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। इसी वजह से कुछ लोग होते हैं जो सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। वो क्या रीज़न है? वो यही रीज़न है कि ये जो रेजिलियंस है इसको हम कभी नहीं समझते हैं कि, या इसको कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ रेजिलियंस, कि वो क्या है और वो कैसे डेवलप होती है। सो रेजिलियंस, जैसे मैंने कहा, बाउंस बैक एबिलिटी होती है कि आप वापस अपने नेचुरल स्टेट ऑफ उसमें आ जाए मैक्सिमम। मतलब बिल्कुल ही सब कुछ नॉर्मल हो या ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट आप काफ़ी हद तक एक नॉर्मल लाइफ जीने के उस पर आ जाए, उसको रेजिलियंस कहते हैं। इसको डेवलप करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, बट उसमें से अभी जो मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा आ रहा है वो ये है कि आप अपने पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। एंड व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड व्हाट इज़ नेगेटिव? पॉजिटिव आर दोज विच हेल्प यू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। आप अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सेंस ऑफ फियर है किसी वर्क प्लेस पे, या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ था पास्ट में, बट आपको पता है कि आपके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स में कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप वार्म पर्सन है, या कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं, तो आप जब नई जगह जाते हैं वही काम करने, तो रादर देन फियरिंग कि पिछली बार क्या हुआ था, मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसा किया था, आप ये सोच के चल सकते हैं कि ये एबिलिटीज़ है मेरे पास, मैं इससे बेस्ट कैसे अब निकालूँ सिचुएशन को। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट अगर मेरे पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे रेजिलियंस क्या है और उसको कैसे डेवलप करना है, तो दैट इज़ नॉट द बाउंस बैक एबिलिटी। बिकॉज क्या है कि एक इंसान मानो एक गड्ढे में गिर गया है, अब वो गड्ढा बहुत गहरा है, अगर तो गहरा नहीं है तब तो बाउंस बैक काम आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वो कूदेगा, कोशिश करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा और बाहर आ जाएगा, या चीखेगा, चिल्लाएगा, हेल्प मांगेगा, किसी से सपोर्ट मांगेगा, कोई हो सकता है रस्सी फेंकेगा जो इंसान निकल रहा होगा और वो बाहर आ जाएगा। तो वहाँ तो वो काम करेगा बाउंस बैक एबिलिटी, अगर वो गड्ढा ज़्यादा गहरा नहीं है तो, यानी कि वो प्रॉब्लम अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो। बट इफ़ द प्रॉब्लम इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, तब वहाँ पर वो एबिलिटी इतना काम नहीं आएगी, क्योंकि वो एक पैटर्न में घूमेगा, वो कोशिश करेगा उससे बाहर निकलने की, और जब वो बाहर नहीं निकल पाएगा तो फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे वो कोशिश करना ही बंद कर देगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन टू बी इन। सो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है या बिजनेस बैकग्राउंड है और है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में जहाँ पर जा कर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जहाँ पर आप जा कर के चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितना भी बाउंस बैक करने की कोशिश कर लो, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी काम नहीं आता है। तो उस वक्त क्या करना है? उस वक्त एक छोटी सी बात को ध्यान में रखना है कि अभी भी ऑप्शंस बाकी है, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। फिर वो रास्ता कहीं हमको नजर आएगा। बट इफ वी कीप ट्राइंग इन द सेम वे एज वी आर ट्राइंग, यानी इसको इस तरीके से देखो कि अगर कोई दलदल में गिर गया है, वो जितनी ज्यादा कोशिश करेगा उतना ज्यादा अंदर जाता चला जाएगा। कुछ सेकंड्स के लिए उसको रुकना होगा, अपने आसपास में देखना होगा, शायद उसको कहीं कुछ नजर आ जाए जिसको वो पकड़ करके बाहर निकल सके, उसको कोई रास्ता नजर आ जाए या कोई वे आउट नजर आ जाए। बट वो वे नजर आने के लिए उसको कोशिश करना बंद करना होगा और उसको आराम से देखना होगा अपने आसपास में, और बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। तो आप अगर से कहें 2 वर्ड में, पेशेंस और होप होनी ज़रूरी है। आप होप वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर मैं उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करूँ एक लाइन के अंदर ना, दैट इज मोर ऑफ अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। कि एक प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता है इसका सॉल्यूशन क्या है, या तो प्रॉब्लम सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। मान लो बहुत कॉम्प्लेक्स है और 50 लोगों से बात हो गई, किसी को सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, उस सॉल्यूशन तक मैं अभी पहुंचा नहीं हूं, मेरे को पता नहीं है कि वो सॉल्यूशन कहाँ है। जैसे अगर मैं आपको बिजनेस का एग्जांपल दूं, तो क्या होता है कि बहुत लोग मेरे को मिलते हैं जो अपने आइडिया को बताते हैं, अपना जो भी बिजनेस आइडिया होता है, और फिर क्या बोलते हैं कि सर किसी से डिस्कस मत करना आप। मैंने कहा उससे क्या हो जाएगा? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई इसको कॉपी कर ले। आप समझ रहे हो उनकी थिंकिंग क्या है? उनकी थिंकिंग ये है कि मैं दुनिया में पहला इंसान हूं जिसने इसके बारे में सोचा है। जबकि रियलिटी क्या है कि अगर आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है ना कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन होगा, आपको पता नहीं है उसका सोल्यूशन क्या है, बट दुनिया में है। आप पहले नहीं हो जिसको वो प्रॉब्लम आई है, बहुत लोगों को पहले भी आ चुकी है, अभी आ रही है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उसका सोल्यूशन पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, और मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं उस प्रॉब्लम के।
बस हमें पता नहीं है, बट हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि सोल्यूशन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ट्रॉमा है वो इतना बड़ा है जिसकी वजह से ये जो पोस्ट ट्रोमैटिक जो डिसऑर्डर है वो क्रोनिक हो गया है, यानी कि वो चलता ही चला जा रहा है। कई महीने हो गए, कोई इंसान उससे बाहर नहीं आ पा रहा है और उस इंसान को बार बार सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। अब वो कोशिश कर रहा है, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू बाउंस बैक, कि मैं वापस से ठीक हो जाऊं। जितनी वो कोशिश कर रहा है, एक आध दिन वो कोशिश काम आती है, उसके बाद में बैक टू नॉर्मल, बैक टू स्क्वायर वन। एक दिन ऐसा लगता है सब ठीक हो गया, अगले दिन वापस से सब खराब हो जाता है, फिर एक दिन सब ठीक हो जाता है, अगले दिन फिर सब खराब हो जाता है। तो ऐसे उसने कई बार कोशिश करी, फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे जाकर के उसको लगा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। दिस इज द पॉइंट जहां पर जाकर के उसको समझना है कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, देयर इज अ वे आउट। हो सकता है कि उस पॉइंट पर पहुंच करके ना कोई घर वाले काम आ रहे हैं, ना फ्रेंड्स काम आ रहे हैं, ना रिलेटिव्स काम आ रहे हैं, ना सपोर्ट सिस्टम काम आ रहा है, ना मान लो मेरी कोई वीडियो काम आ रही है, किसी की भी कोई वीडियो काम आ रही है, ना कोई बुक काम आ रही है, ना कोई थॉट काम आ रहा है, सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। हो सकता है वो प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल लेवल पे हो ही ना, वो फिजिकल हो। तो उसको क्या करना है, उसको ये समझना है कि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम मैं जिस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, अब उसको और कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि उसने हर तरह से कोशिश करके देख ली। अब उसको कोशिश करना बंद करना है, एंड ही नीड टू फाइंड आउट एन एक्सपर्ट रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम। मे बी किसी साइकेट्रिस्ट के पास में जाना है, उसको बोलना है मैंने अपना सब कुछ कोशिश करके देख लिया, काउंसलिंग भी देख लिया, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, नहीं हो रहा। तो हो सकता है वो डायग्नोज करे कि अच्छा ये है आपकी जो प्रॉब्लम है, ये छोटी सी मेडिकेशन है, ये ले लो, प्रॉब्लम सॉल्व कुछ दिनों में। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हर बार एफर्ट काम नहीं आता है। एक एग्जांपल है जो मैंने अपने पता नहीं कितने सेशंस में दिया होगा। सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर कोई किसी दीवार में कील लगाने की कोशिश कर रहा है, अब वो कील अंदर नहीं जा रही है, तो ये नहीं कि आई नीड टू जस्ट डू इट नो मैटर व्हाट, कोशिश करते रहो, नहीं, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे कोई लोहे का बीम हो, तो हल्की सी पोजीशन चेंज करके देखो। मे बी अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं ये कील यहां पर लगा क्यों रहा हूं इस दीवार पे। डबल टेप नाम की भी तो चीज आती है आजकल। मेरे को क्या करना है, पोस्टर ही तो लगाना है, या ये एक हल्की सी पेंटिंग है उसको हैंग करना है, व्हाई नॉट अ डबल टेप, व्हाई नॉट दिस, व्हाई नॉट दैट, व्हाई कांट आई जस्ट कीप इट ऑन अ स्टैंड रादर देन मैं यही करूं और इसको ऐसे ही करूं। रेजिलियंस मेरे अकॉर्डिंग अगर आप समझोगे ना, जो डेफिनेशन है, मेरी जो डेफिनेशन है वो क्या है, पहले मेरे को भी यही लगता था कि रेजिलियंस मतलब क्या, कोशिश करो, एफर्ट करो, ये करो, वो करो। सर रेजिलियंस मतलब कोशिश करो नहीं है, बट वो मोस्टली देखा गया है कि रेजिलियंस एक इनहेरिटेड क्वालिटी भी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो डेवलप हो सकती है, बट काफ़ी लोगों में वो इनहेरिटेड होती है। बहुत लोगों को कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, बट उनसे हो जाता है, दे कम आउट ऑफ इट। बट ऐसा क्यों होता है और कुछ लोग नहीं आ पाते, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है? This is an inherited quality, this is, but it can also be like other skills and everything. This can be compiled in a skill form and actually you can work on it. But इसका ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती वापस निकालो, आप कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से। अब जब कोई इंसान डिप्रेशन में चला गया है, वो इंसान ना तो सोल्यूशन पे फोकस कर सकता है ना दूसरी तरफ, तो उसके लिए बेटर है कि वो एक सेंस ऑफ सपोर्ट पहले बनाए, कि आपको अकेले ही कोशिश नहीं करनी है, आपके पास लोग भी हैं कि आपको वो सपोर्ट दें, भले वो कोई भी हो, आपका कज़न हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके पेरेंट्स हो। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बार क्या होता है, डिप्रेशन उन्हीं की वजह से होता है क्योंकि जो लोग दूर होते हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होती ना हमको। आप यहाँ पर बैठे हो और कहीं दूसरी कंट्री में कहीं कुछ हो रहा है, उसकी वजह से कोई ट्रॉमा थोड़ी ना होता है, कहीं भी कुछ भी होता रहे क्या फ़र्क पड़ता है। बट मेरे साथ में ये हो गया, मेरे साथ में भी किसने किया, अगर मानो रोड पे आप जा रहे हो, कोई कुछ करके चला गया, तब भी इतना बड़ा ट्रॉमा नहीं होता है। बट मेरे अपने ये, इन पे तो मैंने पूरा ट्रस्ट किया और इन्होंने ही मेरे साथ में ऐसे कर दिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहन, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग द वेरी डेफिनेशन ऑफ रेजिलियंस जो लोगों के माइंड में है। वो ये समझते हैं रेजिलियंस का मतलब कि आपको स्ट्रांग रहना है चाहे कुछ भी हो रहा है। मैं कह रहा हूं दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। जैसे एक पेड़ है, मानो आंधी तूफान आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो क्या होगा, वो पेड़ टूट जाएगा। बट अगर वो फ्लेक्सिबल है तो आंधी आई, वो बेंड हो गया तो बच गया, फिर वापस से नॉर्मल हो गया। सो ऑल आई एम सेइंग इज
रेजिलियंस का मतलब क्या? टू बी फ्लेक्सिबल in terms of understanding that there are always multiple solutions to any given problem. ये बहुत important है. I'm managing so many things कि कई बार ऐसी situations आ जाती हैं जहाँ पर जा करके सब stuck हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ भी काम नहीं आता है. तो वहाँ पर क्या काम आता है? बैक ऑफ द माइंड ये होता है, नहीं सोल्यूशन तो है, अभी मिला नहीं है. तो कई दिन लगते हैं, कई बार 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन निकलता है. वो एग्जैक्टली कोशिश करने से नहीं निकल रहा है, क्योंकि कोशिश क्या होती है, कोशिश कैसे होती है? कोशिश उसी तरह से होती है जिस तरह से होती आई है. कोशिश कभी भी नई नहीं होती है. तो अगर हमको एक नया थॉट चाहिए तो पहले हमको रुकना होगा, रुक करके उस प्रॉब्लम को देखना होगा, और उसको हम कभी देखते नहीं हैं. हम हमेशा बस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहते हैं. प्रॉब्लम को जितना हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उतना ही एंटैंगल्ड हो जाते हैं. और सर अगर इस तरीके से भी देखा जाए कि बहुत बार सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपके साथ कोई इवेंट हो चुका है, राइट, और अब आप उससे काफ़ी थोड़ा टाइम हो चुका है, आप इतने ज़्यादा सिवियरली डिप्रेस्ड नहीं है, फिर आप वो PTSD में कन्वर्ट नहीं हुआ इस तरीके से, मतलब सोल्यूशन की ऐसे ज़रूरत नहीं है, बट आपको फिर भी एक सिंपल वापस अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना है. तो फिर उस तरीके को आप सोल्यूशन फोकस में कैसे डालेंगे? इज़न्ट इट लाइक कि आप अपने आप को बस संभाल लें उस टाइम और फिर अपने काम में, मतलब अपनी लाइफ में वापस बस इंटीग्रेट होना? देखो वहाँ पर क्या होगा कि अगर वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, यानी वो पोस्ट ट्रॉमेटिक उसमें कन्वर्ट नहीं हुई है और वो क्रोनिक नहीं है, अगेन वहाँ पर भी यही अप्रोच काम आएगी कि देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम. वहाँ पर भी एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच काम आएगी. लाइफ को लेकर के जब हम बहुत ही एक नैरो अप्रोच से लाइफ को देखते हैं ना, तो फिर क्या होता है, हम जा करके एंटैंगल्ड हो जाते हैं. बहुत लोगों को मैंने देखा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ही छोटी, उसको इतना बड़ा बना करके बताते हैं सामने वाले को, सिंपैथी गेन करने के लिए या अटेंशन सीख करने के लिए, या बस ये दिखाने के लिए कि देखो मेरी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और देखो मैंने कैसे इन सारी प्रॉब्लम से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि उनको उसमें अच्छा लगता है. बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट इज नॉट रेजिलियंस. रेजिलियंस मीन्स कि बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसी भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी भी लाइफ में है, जो भी है, हर एक के सॉल्यूशंस हैं. सबको भी छोड़ो, अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी लेवल की है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है. लेकिन अगर अभी भी वो प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, तो दैट मीन्स कि आई डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, आई डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. मैं अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ. ये एक बड़ी अलग अप्रोच है. यहाँ पे एफर्ट काम नहीं आता है. एफर्ट इज मोर लाइक एन एनिमल इंस्टिंक्ट कि कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो. जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो इस पे बहुत फोकस करते हैं, नेवर गिव अप, ये वो व्हाटएवर. मेरी अप्रोच हमेशा अलग रहती है, क्योंकि आई ऑलवेज लुक एट अ प्रॉब्लम इन अ वे कि आई डोंट नो व्हाट दैट प्रॉब्लम इज, एंड आउट ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग कि मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम मुझे समझ आने लग जाती है. द मोमेंट आई अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, तो मुझे ये भी समझ आ जाता है कि मेरे पास में इसका सोल्यूशन है या नहीं है. मेरे पास मतलब मेरी जो भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे इसका सोल्यूशन है या नहीं है, या जो भी मेरी एक्सपर्टीज है, तो मुझे ये भी समझ आता है अच्छा मेरे पास में नहीं है, तो लेट मी फाइंड आउट एन एक्सपर्ट. अब मुझे ये भी पता है कि ये जो पर्सन है ये एक्सपर्ट है या नहीं है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम समझ आ चुकी है. तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी मैं उस एक्सपर्ट तक पहुंच पाऊंगा. वो एक्सपर्ट फैमिली में भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, वो कहीं बाहर भी हो सकता है, वो कोई कंसल्टेंट भी हो सकता है, वो कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. बट पहले प्रॉब्लम तो समझ आए ना, प्रॉब्लम क्या है. सो अकॉर्डिंग टू मी, टू कम आउट ऑफ अ ट्रॉमा, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दैट प्रॉब्लम. क्या वो इवेंट प्रॉब्लम है, या उस इवेंट को मैं जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूं वो प्रॉब्लम है, या फिर अभी एक्चुअल में मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैं फेस ही नहीं करना चाहता हूं. मैं बस चाहता हूं कि वो प्रॉब्लम तो रहे लेकिन मेरे को कोई फर्क ना पड़े. ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है. बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सर एक बात बताओ कि अगर हमको कोई बहुत बुरा बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, या हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही टॉक्सिक है, तो ऐसा कैसे हो कि हमारे ऊपर कोई असर ना हो. अब मैं क्या जवाब दूं? जो उसका एक्चुअल जवाब है वो ये है कि जितनी जल्दी हो सके उस घर से बाहर निकलो. अब वो कहेगा कि नहीं मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मैं कैसे बाहर निकलूं? तो मैं कहूंगा अब ये है सॉल्यूशन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ फटाफट से, यहां लगाओ अपनी एनर्जी. ये मत पूछो कि उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह करके मुझे बुरा कैसे ना लगे,
क्योंकि अगर आपको बुरा लगना बंद हो गया तो आप एक डिसेंसिटाइज हो गए हो। बिल्कुल ऐसा है कि यू आर सिटिंग इन अ टॉयलेट जहाँ पर चारों तरफ से बदबू आ रही है, वो भी पब्लिक टॉयलेट है जहाँ पर गंद मचा पड़ा है, एंड यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन कि सर ऐसा कैसे हो कि मेरे को बदबू ना आए और यहाँ पर मज़ा आए, खुशबू आए। मेरा जवाब यही होगा कि ये पॉसिबल नहीं है। बट वो इंसान क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा यहाँ से बाहर निकलने में तो बहुत एफर्ट करना पड़ेगा और बाहर पता नहीं मुझे कोई ढंग की जगह मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो जो भी है जैसा भी है वहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। ऑफिस का एटमॉस्फेयर खराब है, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। घर का एटमॉस्फेयर खराब है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। रिलेशनशिप खराब है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। ये कॉम्प्रोमाइज़ इतना कूट कूट करके भरा हुआ है ना हमारे सबके दिमाग में, बचपन से हमने इतना सुना है। इंडियंस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, स्पेशली एशियन कल्चर में बहुत एशियन कल्चर में बहुत ज़्यादा है ये। और दूसरी तरफ से एक वेस्टर्न कल्चर है जो बिल्कुल ही अपोजिट है, उन्हें पता ही नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ होता क्या है। मैं क्या कह रहा हूँ, बीच का रास्ता पकड़ो। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद अ प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद इट। ये एटीट्यूड ही गलत है। उसकी वजह से क्या होगा, एक चलता है काइंड ऑफ एटीट्यूड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे टिपिकली नहीं है कि यहाँ पे ये है लेकिन क्या हो गया, चलता है, क्या फ़र्क पड़ता है, सब चलता है। जिनको काम करना है वो नहीं कर रहे हैं लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, चलता है। तो ऐसे तो फिर चलने लायक ही काम हो जाएगा ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बी प्रोएक्टिव। जैसी प्रॉब्लम नज़र आए सोल्यूशन निकालो, बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। इसी वजह से मैंने बोला था कि पहले इंसान को वो फीलिंग्स, वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, वो प्रॉब्लम मतलब बैठ के सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली, या उसकी किसी से feelings डिस्कस भी। करना पड़ेगा, बेटर स्टिल। हाँ, आप मे डिस्कस बी कर सकते उसको हैं। उस वक्त किसी की हेल्प की या सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, हम जब किसी से डिस्कस कर रहे होते हैं ना, हम एक्चुअल में उसको नहीं सुन रहे होते हैं। हाँ, हम डिस्कस करके अपने ही अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए कई बार एक कंसल्टेंट की या किसी थेरेपिस्ट की या किसी फ्रेंड की या काउंसलर की या किसी रिलेटिव की ज़रूरत होती है। तो ऐसे किसी पर्सन को ढूंढो। कई बार क्या होता है, यू नीड टू जस्ट बाउंस ऑफ आइडियाज विद समबडी। इट्स लाइक हिटिंग अ बॉल ऑन द वॉल, कि आप उस पर हिट कर रहे हो, वापस आ रही है, आप कैच कर रहे हो, बट आपकी कैचिंग स्किल्स बेटर हो रही है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कोई ऐसा पर्सन चाहिए, वो नहीं जो आपको बताए कि क्या करो या क्या ना करो। ये भी एक बहुत डीपर लेवल पे आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि बहुत लोग क्या करते हैं, वो guidance, अथॉरिटेटिव पोजीशन में हाँ। आ जाएंगे। आप उनके पास जाओगे ना कि मेरी ये प्रॉब्लम है, अब बताओ मैं क्या करूँ। द मोमेंट यू डू दैट, सामने वाला एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आएगा, वो कहेगा अच्छा तू ये कर। अब अगर आप करोगे तो मरे, नहीं करोगे तो मरे। नहीं करोगे तो वो आपको सुनाएगा, वो कहेगा मैंने तुझे कहा था देख वो करना है, तूने नहीं किया ना, अब वो आपको गिल्टी फील करवाएगा। तो यू नीड अ पर्सन जिससे आप पहले ही क्लियर करो कि मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं तुम्हारे पास कुछ डिस्कस करने के लिए आ रहा हूं। लाइक अ काउंसलर डज। लाइक अ काउंसलर डज, कि मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, आई वांट टू जस्ट डिस्कस इट आउट। मुझे उसका सोल्यूशन नहीं चाहिए, प्लीज डोंट गिव मी अ सोल्यूशन। एक बार डिस्कस करते हैं, लेट्स सी कि वो प्रॉब्लम है क्या, आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस प्रॉब्लम को लेकर के। डोंट टेल मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। पहले ही उसको सामने वाले को क्लियर कर दो। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ज़बरदस्ती आपसे कुछ करवाना चाहता है, आपको बताना चाहता है, या वो ऐसी पोजीशन में है कि वो आपको डोमिनेट करेगा, तो ऐसे पर्सन के पास मत जाओ, वो और फंसा देगा आपको। वो आपको सीधा कहेगा अच्छा तेरी ये प्रॉब्लम है, तू वहाँ चला जाए, ये आदमी है वो झाड़ फूक करेगा, डॉक्टर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये तेरे को झाड़ा लगवाना है। वो नहीं होता है वो जो मंत्र वंत्र पढ़ते हैं और ये वो वटेवर, वो कहेंगे भूत प्रेत का चक्कर है। अब अगर आपने वो किया तो फंसे, नहीं किया तो फंसे। सो ऑल आई एम सेइंग इज, first understand what the problem is. Maybe the problem is confusion, you don't have clarity about a particular situation, which is very normal. तो लिख करके क्लियर करो या तो अपने माइंड को, that is part of resilience. या फिर किसी से डिस्कस करो प्रॉब्लम क्या है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, ट्रॉमा। उससे क्या निकल करके आया, रेजिलियंस। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज रेजिलियंस। क्या रेजिलियंस सिर्फ ये है कि एफर्ट करना, या फिर रेजिलियंस ये है कि एफर्टलेस हो जाना। बिकॉज द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशंस है। आसान से आसान भी है, मुश्किल से मुश्किल भी है। तो अगर आसान से आसान है तो आसान से आसान ही निकालेंगे ना, मुश्किल क्यों करना है। बहुत लोगों को क्या बड़ा मजा आता है, अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, फिर उसका सोल्यूशन निकाला, फिर बोला देखो मैं कितना पावरफुल हूं, या मैं कितना समझदार हूं, या मैं कितना ये हूं, बढ़ाने के लिए। राइट, अपनी सेंस ऑफ अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, लाइफ को आसान कर दो। वो कैसे होगी, दिमाग में हमेशा ये रखो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो,
बहुत सॉल्यूशंस हैं, उसमें से मुझे सिर्फ सबसे आसान सॉल्यूशन तक पहुंचना है। मे बी जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ये मैंने होते हुए देखा है, इसीलिए उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है, कई बार लोग इंटैंगल्ड हो जाते हैं अपने ही एक तरह के पैटर्न में और बिहेवियर में, और वो कई साल हो जाते हैं, कई महीने हो जाते हैं, वहाँ से बाहर नहीं आ रहे होते। आई एम श्योर अभी जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से भी बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे। फिर एकदम से ही एक नया पर्सपेक्टिव मिला उनको। क्या हुआ, मेरी कुछ वीडियोस देखी और बिल्कुल ठीक, यहाँ पे आते हैं, आकर के अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि हमारे साथ में ये हो गया था, वो हो गया था, हम बस सुसाइड करने ही वाले थे कि एकदम से मेरे एक फ्रेंड ने आपकी एक वीडियो दिखाई, फिर मैंने दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी, चौथी देखी, पाँचवीं देखी, 10वीं देखी, उसके बाद में मैं बिल्कुल ठीक। तो हुआ क्या एक्चुअल में, क्या वो मेरी बातों की वजह से ठीक हुआ? नहीं, मेरी जगह कोई और होता तब भी हो जाता। हुआ क्या, उसको एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया। सर मोस्टली जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो लोग एक नेगेटिव लूप में होते हैं, एक नेगेटिव थॉट पैटर्न होता है, जो रेपिटेटिव थॉट्स होते हैं। उसमें कोई एक इंसान थोड़ा भी पॉजिटिविटी दिखाए, वो एक पॉजिटिव सीड डाल दे, तो वो कल को ग्रो हो सकता है। राइट। रेजिलियंस में आपने जो सारी बातें कही सर, रेजिलियंस का एक पार्ट अडेप्टेबिलिटी है अपने एनवायरनमेंट के साथ, कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं या जो भी है आपके एनवायरनमेंट में, आप कैसे उससे अडेप्ट कर सकते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए भी एडजस्ट करना। जैसा आपने बोला सोल्यूशन फोकस, वो चीज़ आप अडेप्टेबिलिटी के लिए है, बिकॉज आपको हमेशा हर टाइम, चाहे इंसान हो, एनिमल हो, कोई भी हो, एक अडेप्टेबिलिटी हमेशा चाहिए होती है अपने एनवायरनमेंट में टू सर्वाइव एंड थ्राइव। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि हाफ ऑफ द प्रॉब्लम ये है, वो सॉल्व होगी अडेप्टेबिलिटी से, और हाफ ऑफ द प्रॉब्लम जो सॉल्व होगी वो होगी क्रिएटिविटी से, यानी सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से। दोनों देखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन बिल्कुल अलग है। अडेप्टेबिलिटी मीन्स कि जो हो रहा है उसके हिसाब से अडेप्ट कर जाना। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर तेज आंधी तूफान आ रहा है तो एक पेड़ बेंड हो गया, क्योंकि उसको पता है कि आंधी बहुत तेज है, यहां पर वो काम नहीं आएगा कि मैं तो अड़ के खड़ा रहूंगा, वो टूट जाएगा, तो उस वक्त तो बेंड हो गया। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई, आपको पता है कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, आप बेंड हो गए। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, अब वी कांट से कि ये सही है वो सही है। कुछ सिचुएशंस है जहां पे आपको अडेप्ट करना पड़ेगा और कुछ है जहां पे आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर इसको सिंपल कर दें तो वो ये है कि जहां सॉल्यूशन निकल सकता है वहां सॉल्यूशन निकाल लो, जहां सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता है तब तक अडेप्ट कर जाओ। बट बैक ऑफ द माइंड ये रखो कि अभी मैं अडेप्ट कर तो रहा हूं या कर तो रही हूं, लेकिन ये परमानेंट अडेप्टेशन नहीं है, ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है, ये टेम्पररी है तब तक के लिए जब तक के लिए सॉल्यूशन नहीं निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, घर का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है, अब आपके पास में पैसा नहीं है अपना खुद का घर किराए पे लेने का, अब क्या करोगे? अब जब तक नहीं आप शिफ्ट हो जाते, मानो 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा अपना कुछ करने में या स्टेबल होने में, फाइनेंशियली स्टेबल होने में या सिक्योर होने में, तब तक के लिए अडेप्ट कर जाओ, क्योंकि तब तक रोते क्यों रहना है। अब अडेप्ट कैसे करोगे? कुछ आपको रेजिस्ट भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा लड़ना भी पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ बाउंड्रीज भी सेट करनी पड़ेंगी, उसको बड़े इंटेलिजेंटली मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला हो सकता है आपको ओवर पावर कर जाए, कि सामने वाला बहुत ही ज्यादा आपका टॉर्चर करने लग जाए, तो वहां कहीं ना कहीं फाइट बैक भी करना पड़ेगा। ये तो आ गया फॉर अ टाइम बीइंग, बट ये एक्चुअल में अप्रोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके अंदर, मैंने जो अपने आसपास में देखा है, लोगों के अंदर नस नस में ये जो अडेप्टेबिलिटी है ना, और ये जो कॉम्प्रोमाइज वर्ड है, एडजस्ट करना है, ये एडजस्ट तो मैंने बहुत सुना है, यहाँ पर कुछ भी हो एडजस्ट कर लो। ये एडजस्टमेंट इतना ज़्यादा क्यों है हम सबके अंदर? एक लेवल तक तो अच्छा है, नो डाउट, क्योंकि जैसे ही कोई नई सिचुएशन होती है तो कुछ टाइम तक एडजस्टमेंट करना होता है, बट ये एडजस्टमेंट परमानेंट क्यों हो जाता है? क्या वो अच्छा है या बुरा है एक इंसान के लिए? तभी तो वो ट्रॉमा क्रोनिक हो गया, तभी तो वो परमानेंट हो गया, क्योंकि आप एडजस्ट करने का ढोंग कर रहे हो लेकिन एक्चुअल में आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई है आपके घर में जो चीख चिल्ला करके आपसे बात कर रहा है, अब आप एडजस्ट कैसे कर सकते हो? यू कांट एडजस्ट ना, यू हैव टू रेजिस्ट, यू हैव टू टेक अ स्टैंड कि ऐसे बात नहीं करना है तो नहीं करना है, ये नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे नहीं करोगे वो और आगे बढ़ता चला जाएगा। अब वो क्या करेगा, उसका तो नेचर है, जब उसको समझ आ जाएगा कि आपकी तरफ से रेजिस्टेंस आ रहा है, तो अब वो आपके साथ में ऐसा नहीं करेगा, औरों के साथ में करेगा, बट आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। आपने लोगों को देखा होगा, ऐसे तरह तरह के बिहेवियर्स होते हैं अलग अलग जगह पर, जहां उनको पता होता है कि भाई मेरी नहीं चलेगी, वहां पे थोड़ा तरीके से होते हैं, जहां पता है कि सामने वाला कुछ नहीं करने वाला है, वो तो एडजस्ट कर रहा है,
उसने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं जाने वाली नहीं है, तो जो मर्जी चल रहा है। तो ऑल आई एम सेइंग इज इन दोनों के बीच में कहीं पे एक बैलेंस बनाना होता है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसके लिए कोई भी आपको बता नहीं सकता है कि आप क्या करो सिचुएशन में, क्योंकि आपकी सिचुएशन सिर्फ आप ही समझते हो, कोई नहीं बता सकता है। और जो बता रहा है वो एक हाफ कुक्ड नॉलेज के बेस पे आपको कुछ बोल रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है। आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि अभी एग्जैक्टली मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन निकालना है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अभी तक जो भी कुछ मैंने कहा उसके बारे में। सर इंटेलिजेंस प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है इस चीज़ में। आप अपनी फीलिंग्स, अपने सामने वाले की इमोशंस, अपने इमोशंस को भी समझना इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जिस चीज़ के साथ आप गुजर रहे हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर सिचुएशन है, वो सिर्फ आपके साथ है। अगर वो किसी से पहले हुई भी थी तो अभी फ़िलहाल आपके साथ है, तो यू आर द बेस्ट पर्सन जो समझ सकता है कि वो कैसे डील करना है। और अगर ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पा रहे, आपने आसपास के भी लोगों से हेल्प ले करके, डिस्कस करके, सपोर्ट ले करके नहीं कर पा रहे हैं आप, जो सबसे लास्ट रिजॉर्ट होता है, उसमें भी इंसान को सबसे पहले अपनी पीस को बनाए रखने की कोशिश करनी ज़रूर चाहिए। बिकॉज ऐसी सिचुएशन में वो कोशिश ही ज़्यादातर रह जाती है, कंसिडरिंग आपको, अगर आप बिल्कुल ही, जैसे घर वाला एग्जांपल है, घर में बिल्कुल ही शांति भंग चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, आपने लिए आपने बोल दिया, मान लीजिए आपने मना कर दिया कि आप मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते, बट वो इंसान दूसरे के साथ झगड़ा कर रहा है और उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो दूसरे के साथ कर रहा है। तो वैसी सिचुएशन में आप फिर अपने ऊपर सारा फोकस ले आते हैं कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ, मैं अपने आप को कैसे ग्रो करूँ, और मैं अपने आप को पॉजिटिव आउटलुक कैसे दूँ लाइफ में, या पॉजिटिविटी की तरफ कैसे जाऊँ, जो भी तरीका हो, जो भी सोल्यूशन हो उनके अकॉर्डिंग। इसके अलावा जब हम थोड़ी थेरेपी साइड पे जाते हैं तो एक चीज़ जो नॉर्मल लाइफ में भी इंक्लूड हो सकती है, विच इज़ स्ट्रेस इनोक्यूलेशन। जो इस सारे ट्रॉमा से और इनसे डील करने में, सोल्यूशन निकालने में आपको स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस पे भी वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस इनोक्यूलेशन बेसिकली एक CBT की टेक्निक है जिसमें पूरी बॉडी को रिलैक्स कैसे किया जाए वो सिखाया जाता है, विद ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड एवरीथिंग। और PTSD जैसे कंडीशंस में जो कि एक्सट्रीम होते हैं, उसमें CBT ही काम करता है। अगेन CBT इज मोर, वही उसमें प्रॉब्लम आएगी कि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं 90% लोग उसका कुछ खास ऐसा नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो एक प्रोफेशनल हेल्प है, बट उसके तरीके जो अपना सकते हैं थोड़े से लोग, वो ये है कि रादर देन फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थॉट्स, कन्वर्ट देम इनटू पॉजिटिव थॉट्स, या जो भी आप पॉजिटिव थॉट्स बना सकते हैं और उसमें फोकस कीजिए। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन पॉजिटिविटी नहीं है, इसका सोल्यूशन बाउंस बैक नहीं है, इसका जो सोल्यूशन है वो है इस फैक्ट को देखना, इस रियलिटी को देखना कि लाइफ में एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें से कोई सॉल्यूशन होता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है या फिजिबल नहीं होता है डिपेंडिंग अपॉन आवर सिचुएशन, और कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो बिल्कुल परफेक्टली मैच हो जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ में, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अगर बैक ऑफ द माइंड बस इतना सा रहे कि हाँ ऐसा कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है बट आई डोंट नो, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे। बट अगर किसी के दिमाग में है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ये ही है, दैट इज अ ट्रैप, क्योंकि हम कभी भी उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। लोग दो एक्सट्रीम में जाते हैं, या तो वो बोलते हैं कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है उसका ये सॉल्यूशन है, मुझे पता है, या वो बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। दोनों ही तो ट्रैप हैं। बिल्कुल। एक को हम पॉजिटिव बोलते हैं, एक को नेगेटिव। पॉजिटिविटी मतलब क्या कि ये जो सिचुएशन है इसको पॉजिटिव तरीके से देखो। दूसरा हो गया नेगेटिव कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मेरे साथ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, व्हाटएवर, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ही छोड़ दो, रियलिस्टिकली देखो कि वो प्रॉब्लम क्या है और आराम से समझो कि उसका सॉल्यूशन क्या है। हो सकता है वो सॉल्यूशन उससे बिल्कुल अलग हो जैसा भी लोग आपको बता रहे हैं, या जैसा आपको लग रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है, या आपको लग रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस नजर आने लग जाए सिर्फ इस थॉट की वजह से, इस सोच की वजह से कि सॉल्यूशंस हैं, और फिर आपको एकदम से कुछ इंटरेस्टिंग नजर आए जो आपके आसपास ही था लेकिन पहले नजर नहीं आ रहा था, अब दिखने लग गया। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि क्या ये प्रैक्टिकली कर पाना पॉसिबल है एक इंसान के लिए या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, काफ़ी लोगों ने किया है। आप
काफ़ी फेमस है ये चीज़ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी ये था कि वो उस रूम में सोते समय अपने हाथ में बॉल रखते थे। सो किसी प्रॉब्लम को सोचते सोचते ही यूज्ड टू गो इन द स्लम्बर, और जैसे ही वो बॉल गिर गया, मतलब आप पूरे पूरे सोने वाले स्टेट में हो, ही यूज्ड टू वेक अप। एंड यूजुअली ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन या पास एक एक स्टेप, सोल्यूशन डजंट मीन कि एक बार में आपके पास सब कुछ आ गया, मे बी इट्स अ स्टेप, वन स्टेप क्लोजर टू द सोल्यूशन, राइट। तो डेफिनेटली दैट इज़ पॉसिबल। बस बैठ के आपको सोचना होगा एक बार कि क्या चाहिए आपको, कैसे निकालना है, क्या प्रॉब्लम है। पहले तो प्रॉब्लम समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए। राइट, प्रॉब्लम समझना इंपॉर्टेंट होगा, और मे बी प्रॉब्लम से कुछ देर के लिए ध्यान हटाना इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, यूजुअली तभी वो आइडियाज आते तभी हैं। वो निकल के आएगा एकदम से कि अच्छा ये भी तो एक सोल्यूशन है। कई बार क्या होता है, हम इतना ज़्यादा कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कि वो निकल ही नहीं पाता है। मान लो एक पत्थर है, उसको आप हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, पत्थर बहुत भारी है, नहीं हट रहा है, आपने पूरी कोशिश कर ली, वहाँ पे एफर्ट भी काम नहीं आ रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है, आपकी कोई टेक्निक काम नहीं आ रही है। बाद में आपने कहा कि इसका कोई तो सोल्यूशन होगा, अच्छा मैं अकेला ही हूँ इस पत्थर को हटाने के लिए। फिर आपने जाकर के गूगल किया, क्योंकि आज की डेट में तो हमारे पास गूगल है, पहले के ज़माने में गूगल नहीं था। तो अब आपने कहा कि अच्छा एक बड़े पत्थर को कैसे हटाते हैं, तो आपको पता लगा अच्छा दो तरीके होते हैं एक पत्थर को हटाने के, एक है लीनियर, एक है लेवरेज। लेवरेज कहाँ से आया? लीवर से। मतलब एक बड़ा सा लीवर लो, पत्थर के नीचे लगाओ, हल्का सा प्रेशर लगाओ, पत्थर हट गया। आसान है ना। और अगर खुद हटा रहे हो या अपने साथ में 10 लोगों को भी मिला लिया, मिलके भी नहीं हटा पाएंगे। और एक लीवर अगर आपको मिल गया तो एक सेकंड में आपने उस पत्थर को हटा दिया। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि इस लीवर तक पहुंचे कैसे, ये थॉट होना चाहिए एक आदमी के माइंड में, आदमी औरत व्हाटएवर, कि ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी लग रही है, हो सकता है ये बहुत छोटी हो। जैसे जिसके पास में लीवर है या लीवर की अंडरस्टैंडिंग है, लीवर भी कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, उसको समझ है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी एक रास्ता है, उसके लिए बहुत आसान है। जिसको उसकी समझ नहीं है तो उसके लिए मान लो 1000 किलो का पत्थर है, उसको हटाना इम्पॉसिबल है, वो हट ही नहीं सकता। सो दैट इज व्हाट रेजिलियंस इज अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव। आई होप हमने इन दोनों टॉपिक्स को आज कवर कर लिया है, दैट इज ट्रॉमा एंड रेजिलियंस। नेक्स्ट टॉपिक आपके माइंड में क्या है? तो सर अब हमने जब ट्रॉमा कवर अप कर लिया है, तो इसके बाद हम कवर अप कर सकते हैं फियर। क्योंकि जैसे आपने एक सोल्यूशन फोकस अप्रोच ट्रॉमा के लिए हमने समझी, वैसे ही अब हम फियर के लिए समझ सकते हैं कि वो क्या होता है, उससे कैसे डील करना है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर कवर अप कर सकते हैं। परफेक्ट। सी यू नेक्स्ट वीक।